जैसे ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी कहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी डाइट में 40% कैलोरीज हमारी डाइट की कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, राइट। फिर हमने ये समझा था, जाना था कि कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है, राइट। जैसे शुगर्स होती हैं, स्टार्च होती हैं, राइट, और फाइबर होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा होते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था और ये जाना था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, कार्बोहाइड्रेट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, कार्बोहाइड्रेट्स से हमको क्या 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 मिलता है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे अगर बढ़ें तो मैं ये शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है, इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, राइट। पहले होते हैं मोनोसैकेराइड्स, राइट, दूसरे होते हैं डाइसैकेराइड्स और तीसरे होते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अगर साइंटिफिकली बात करें तो ये जो इनका जो केमिकल बॉन्डिंग होती है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, वो बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसकी ज्यादा साइंस में अपन नहीं जाएंगे, लेकिन अगर इनको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं मैं आपको, ये मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड से पॉलीसैकेराइड जो हैं, इनको अगर सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करें या अपने प्रैक्टिकल लाइफ के लिए समझने की कोशिश करें, तो ये समझिए कि कार्बोहाइड्रेट्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है बड़ी सिंपल तरीके से, राइट। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। आप इसको इस तरह से समझ के चलिए, है ना। मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, लेकिन व्यवहारिक तौर पे इसको समझने के लिए इसको 2 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सिंपल मतलब उसके जो बॉन्ड्स हैं वो सिंपल हैं, यानी जो भी खाना हम कंज्यूम करते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, वो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है ना। वो मॉलिक्यूल जो है ब्रेक डाउन होते हैं, डाइजेशन के थ्रू ब्रेक डाउन होते हैं और हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। ये हर एक भोजन का काम है बेसिकली, यानी जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं वो ब्रेक डाउन होता है और वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है ना। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मतलब वो बहुत आसानी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जल्दी से हमारी ब्लड स्ट्रीम में एज ए ग्लूकोज पहुंच जाते हैं। इसको इस तरह समझिए। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डाइजेशन में आसानी रहती है, जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज के फॉर्म में जल्दी शामिल हो जाते हैं। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है और उसका जो ग्लूकोज कन्वर्जन और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो जाना होता है वो धीमे 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 लंबे समय तक होता है ना। यानी हमारे ब्लड शुगर लेवल का जो ग्रोथ है, यानी जो राइज होता है ब्लड शुगर लेवल का, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने से तुरंत हो जाता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है उसमें ग्लूकोज की मात्रा धीरे 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 बढ़ती है, राइट। तो अब हमें यह समझना जरूरी है यहां पे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो तुरंत डाइजेस्ट होते हैं और तुरंत ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं। तो जैसे ही वो तुरंत ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते भी हैं वैसे ही तुरंत छोड़ते भी हैं, है ना। यानी कोई भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की चीज आप जब कंज्यूम करते हैं तो आपको इमीडिएटली इंस्टेंटली एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी तुरंत डिप भी हो जाती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जब हम कंज्यूम करते हैं तो हमें एनर्जी तुरंत नहीं मिलती, धीरे 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 हमको एनर्जी मिलती है, लेकिन वो लंबे समय तक मिलती है क्योंकि वो नीचे भी धीरे 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 आती है। अब हम ये समझते हैं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमको किन चीजों से मिलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर जाएं तो उससे पहले एक चीज और है जो आप जो समझ लेंगे तो उससे मेरे ख्याल से ज्यादा आसानी रहेगी। और ये स्पेसिफिकली उनके लिए है जो ब्लड शुगर लेवल से ज्यादा परेशान रहते हैं, ज्यादा उनको समस्या है या प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है ना। उनके लिए ये चीजें समझना जरूरी है। और आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे मतलब एक चिंता की बात है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका वीडियोस ऑफ है ना। तो वो सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, इस कम्युनिटी का, इस एजुकेशन का, इस नॉलेज का बेनिफिट ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, मुझे अंदाजा नहीं। और ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्योंकि हम
एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन पे जब हम ध्यान देते हैं तो उसके साथ साथ हमें अपनी डाइट के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, और डाइट के लिए समझना जरूरी है कि किस तरह की डाइट लेना जरूरी है, राइट। तो आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको ये क्लासिफिकेशन बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट्स को एक पैरामीटर, एक बेंचमार्क के तहत क्लासिफाई किया जाता है। हर एक फूड आइटम को एक बेंचमार्क के तहत क्लासिफाई किया जाता है, उसको रेट किया जाता है, और वो बेंचमार्क होता है ग्लूकोज का, राइट। जितनी स्पीड से हमारी बॉडी में ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, से सपोज उसको एक 100 का बेंचमार्क दिया गया, तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी जो फूड आइटम्स हैं वो हमारी बॉडी में कितनी जल्दी एज अ ग्लूकोज ब्लड में पहुंचते हैं, उसके लिए उनको रेट किया गया है ग्लूकोज के कंपैरिजन में, है ना। और ये स्केल जो है 0 to 100 रहता है, राइट। तो इसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। समझिएगा इस बात को, इसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, राइट। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फूड आइटम्स जो कैटेगराइज्ड हैं उनके 3 ब्रॉड बैंड्स हैं। एक होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एक होता है मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और एक होता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। लो, मीडियम, हाई का मतलब जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हैं, इसका मतलब उनका शुगर में कन्वर्जन हमारी बॉडी में जाने के बाद, जब हम उनको कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी में जाने के बाद उनका शुगर में कन्वर्जन धीमे 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 होता है, तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब हमारी बॉडी में जाने के बाद एक मॉडरेट टाइम लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में और हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने में, उसको हम कहते हैं मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं, यानी हम उनको जैसे ही कंज्यूम करते हैं वो बहुत तेजी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी के, हमारे ब्लड के स्ट्रीम में, हमारी ब्लड सप्लाई में पहुंच जाते हैं, और उससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ जाता है, राइट। तो ये लो, मीडियम और हाई का क्लासिफिकेशन कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूं। जिस भी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे है, राइट, जिस भी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे है उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं, राइट। जिन भी फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से लेके 69 तक है, 56 से लेके 69 तक है, उनको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स बोलते हैं। और जिन भी फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर है उन्हें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स बोला जाता है। यानी हमें यह समझना जरूरी है कि जो खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो फूड आइटम्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, राइट। अब इसको क्लियर करने की बहुत आसान भाषा में आपको एक चीज समझाता हूं, कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें गेहूं, है ना, गेहूं का जो आटा होता है ना, उसकी अगर हम बात करें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 45। उसी गेहूं से मैदा बनता है, गेहूं से ही आटा बनता है, गेहूं से ही मैदा बनता है, राइट। तो जो गेहूं का आटा होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने बताया 45। मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता है कितना है? 70। इसका मतलब कि गेहूं से जैसे ही फाइबर निकला वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से सडनली हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में कन्वर्ट हो गया। गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 45 और मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70, यानी फाइबर निकलते से ही वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में पहुंच गया। इसका मतलब अगर हम गेहूं की रोटी खाते हैं तो हमारे ब्लड में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर धीरे 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 समय के साथ पहुंचता है, 45 है क्योंकि, है ना, टाइम लेता है।
वहीं अगर हम मैदे का नान खाते हैं तो हमारे ब्लड में वो तुरंत ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट होकर और हमारा ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है। खाई हमने रोटी, लेकिन किसकी रोटी खाई वो इंपॉर्टेंट है, राइट। अब जिन लोगों के साथ ब्लड शुगर लेवल का चैलेंज रहता है, जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है थोड़ा सा, अब वो कहते हैं कि इसको कैसे मैनेज किया जाए, है ना। तो कुछ चीजें हैं जिनको इंप्लीमेंट करके आप उनको मैनेज कर सकते हैं। एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूं आपको। गेहूं का आटा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने बताया 45, राइट। अब हम में से बहुत सारे लोग जो है जौ जानते हैं, जौ मालूम है, जौ, है ना। जौ के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता है कितना है? 25। और काले चने जानते हैं? काले चने का जो आटा होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है? 28 से 30 के आसपास। अब अगर हम गेहूं का आटा जो हम घर में यूज कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो यह समझनी जरूरी है कि अगर हम पैकेज्ड आटा यूज कर रहे हैं यानी बाजार से पैकेट से आटा खरीद के लेके आते हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि उसके अंदर पहली चीज तो यह कि फाइबर कम होगा, है ना। तो कंपैरेटिवली जो हम घर में गेहूं का आटा पिसवाते हैं उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज्यादा होगा। उसके ऊपर भी कई सारे लोग जो घर में आटा जब लगाते हैं, आटा जब गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, तो बहुत सारे लोग हैं जो आटे को छानते हैं, है ना, और छान के उसका जो चोकर होती है उसको अलग निकाल देते हैं, राइट। तो किया क्या कि हमने आटा तो गेहूं का यूज किया, लेकिन उसको चोकर निकाल के उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा दिया, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम गेहूं का आटा यूज करने के बजाय हम उसको मिक्स कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बताऊं, मैं अपने घर का एग्जांपल लूं, तो मेरे घर जो आटा यूज होता है वो गेहूं, जौ और चने का कॉम्बिनेशन है। आप भी चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर पे, है ना। एक 12 किलो का बैच बनवा के एक बार ट्राई कर सकते हैं, और उस 12 किलो के बैच का कॉम्बिनेशन जो है वो मैं आपको एक बार सजेस्ट कर देता हूं, बता देता हूं, आप उसको यूज कर सकते हैं उस तरीके से। तो 12 किलो का बैच अगर हम बनवाते हैं उसमें 5 किलो हम गेहूं लेते हैं, राइट। 5 किलो गेहूं लेते हैं, 5 किलो जौ लेते हैं और 2 किलो लेते हैं चना। इन तीनों का कॉम्बिनेशन 12 किलो का बैच बनता है, इसको हम पिसवा लेते हैं, राइट। इस आटे को हम यूज कर सकते हैं। तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, जो गेहूं के आटे का 45 रहता है, उसमें जब जौ मिल जाता है बराबर में और उसमें जब चना मिल जाता है बराबर में, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स घट के बहुत नीचे आ जाता है और आ जाता है कहीं जौ और चने के आसपास, राइट। क्योंकि 5 किलो उसमें 45 जीआई का फूड प्रोडक्ट है और बाकी 7 किलो जो है वो 25 से 28 जीआई का फूड प्रोडक्ट है। तो घट के जो है उसका जीआई कम हो जाता है। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस आटे में फाइबर आपको ज्यादा मात्रा में मिलता है। फाइबर आपको ज्यादा मात्रा में मिलता है। जब फाइबर आपको ज्यादा मात्रा में मिलता है तो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को नीचे लाने में हेल्प करता है, आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। कुछ और एक और इंटरेस्टिंग चीज शेयर करता हूं, शायद आपको जो मजा आएगा सुन के। वो ये है कि हम में से बहुत से लोग जब कम्युनिटी में नहीं आते थे, जब क्लब से नहीं जुड़े थे, तो हम में से कई लोग बहुत सारे फैंसी ब्रेकफास्ट सीरियल्स यूज करते थे, है ना, कॉर्नफ्लेक्स, है ना, और राइस सीरियल्स और अलग अलग तरह की और चीजें। तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि कॉर्नफ्लेक्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो 79 है, 80। कॉर्नफ्लेक्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 है, जिसको हम हेल्दी समझ के जाते थे खा के। और मजे की बात और पता है क्या है? जब हम कॉर्नफ्लेक्स दूध में डाल के खाते थे ना, तो उसके ऊपर से शक्कर और डालते हैं उसमें,
प्योर शुगर, है ना? अच्छा, हरका सर को राइस में इंटरेस्ट है। राइस पे भी आते हैं, तो हरका सर लिखिए, व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ना वो होता है 72, राइट? और ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 66, क्योंकि ब्राउन राइस में कंपैरेटिवली व्हाइट राइस से फाइबर ज्यादा होता है, तो जैसे जैसे फाइबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता जाएगा। इसका मतलब कि एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो एप्पल जूस से बेटर है। समझिएगा इस बात को, बड़ा सिंपल है। साबुत एप्पल खाने का फायदा यह है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो एप्पल जूस से बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर है, एप्पल जूस में फाइबर नहीं है। किसी भी चीज में से हम फाइबर निकाल देंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा और हमारी ब्लड शुगर के लिए वो नुकसानदायक रहेगा। एक चीज अभी मैं और शेयर करने जाऊंगा ना तो बहुत सारे लोग बहुत हंसेंगे और हो सकता है शायद आपके लिए आई ओपनिंग रहे वो, क्योंकि आपने पहली बार सुना होगा। मैं इस कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो स्नैकिंग के लिए, जो कभी भी मिड मील स्नैकिंग या कभी भी किसी भी टाइम पे स्नैकिंग के लिए मुरमुरे या लाई यूज करते हैं। बहुत से लोग हैं। कौन कौन है? हैंड रेज करिएगा एक बार। कौन कौन है जो अभी नहीं करते, पहले करते थे? चलिए ये भी मान लेते हैं, जो अभी नहीं करते पहले करते थे। मुरमुरा, लाई, उसको क्या और क्या क्या बोलते हैं, लैया बोलते हैं उसको, पफ राइस बोलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं। इतने लोग हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन झालमुड़ी। झालमुड़ी, राइट, है ना? तो जितने भी लोग ये यूज करते थे या यूज करते हैं, जिनको लगता है ना ये तो बड़ा हल्का होता है है ना, बहुत हल्का होता है, क्योंकि हाथ में उठाने में पता नहीं लगता ना कुछ खा रहे हैं। तो मुरमुरी जो होती है ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कॉर्नफ्लेक्स से भी ज्यादा है। मुड़ी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 90, यानी ग्लूकोज से सिर्फ 10 कम। श्याम सर की तो जीभ निकल आई। क्यों श्याम सर? हाँ, मुड़ी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो 90 होता है, यानी ग्लूकोज से 10 कम, राइट? तो हमें ही समझना होगा कि जो फूड आइटम हम खा रहे हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ एक और चीज भी है साइमल्टेनियसली जो हमको ध्यान रखनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं ग्लाइसेमिक लोड, है ना? और ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? ग्लाइसेमिक लोड डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है इस चीज के ऊपर कि उसका वॉल्यूम आपने कितना कंज्यूम किया, है ना? जितना पोर्शन साइज रहेगा उसके हिसाब से ग्लाइसेमिक लोड डिसाइड होता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम साइज, जितना ज्यादा पोर्शन साइज, यानी उतना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो है ही है उसका ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ जाएगा, है ना? तो हमारी बॉडी के ऊपर ज्यादा जो है एडवर्स इफेक्ट डालेगा। अब कुछ चीजें जो है ओहो टाइम हो गया, चलो तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। टाइम हो गया, घंटी बज गई, बजर बज गया, है ना? तो आज का शो यहीं समाप्त करना पड़ेगा आज का शो जो है यहीं समाप्त करना पड़ेगा, यहीं से आगे बढ़ाएंगे और समझाने की कोशिश करूंगा आगे कि किन किन चीजों को हम कंज्यूम कर सकते हैं। शुभम सर का एक क्वेश्चन था कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे होते हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने चाहिए, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आई होप कि आज का सेशन जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आगे सिर्फ आपके नहीं, आपके और आपके फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को बेटर रखने में हेल्प करेगा। और अगर आपके घर में कोई प्री डायबिटिक है या ब्लड शुगर से परेशान है तो उसकी डाइट में क्या क्या बेसिक चेंजेस आपको करने होंगे ये आपको पता लगा होगा। सो थैंक यू सो मच एंड बैक टू रितेश सर।